बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बिल्कुल न्यू टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ आल्सो नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो आपके पास फर्स्ट थ्योरी या जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है उसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कब आया था आपके पास? 1911 में रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मीन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे आपके पास, प्रोटॉन्स कहाँ पे होंगे, तो ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया है 1911 में। अब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि उसने बेसिकली क्या चीज़ यूज़ की थी, उसका एक्सपेरिमेंट कैसे एक्सप्लेन हो रहा था। सबसे पहले जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में अपरेटस यूज़ किया था, फर्स्ट जो अपरेटस था वो थी आपके पास गोल्ड फॉयल। फर्स्ट टाइम जिस मेटल की उसने फॉयल यूज़ की थी वो उसने क्या यूज़ की थी? गोल्ड की। बाद में उसने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया था, बहुत सारी और मेटल्स की फॉयल लेके भी इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था उसने। लेकिन फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने कौन सी फॉयल ली हुई है? गोल्ड फॉयल। और वो जो गोल्ड फॉयल है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड जो उसने अपनी चीज़ ली थी वो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स वो कहाँ से ले रहा था? ब्रेक डाउन ऑफ पोलोनियम और एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल। जब किसी भी आप रेडियो एक्टिव मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास बेसिक 3 तरह की रेडिएशन एमिट होती हैं। दीज आर अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। वो उनमें से कौन सी रेडिएशन या कौन से पार्टिकल्स को यूज़ कर रहा था? अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ कर रहा था अपने एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली हैं क्या आपके पास? दीज आर डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब ये है इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +2 और ++। दे आर आल्सो कॉल्ड एज हीलियम न्यूक्लियाई। इनको आप हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज He++। ओके, दो चीज़ें ये होगी आपके पास, एक गोल्ड फॉयल, एक अल्फ़ा पार्टिकल्स। थर्ड जो चीज़ उसने अपने अपरेटस में यूज़ की थी स्क्रीन, और स्क्रीन किसकी बनी हुई थी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, जहाँ पे वो सारे रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर रहा था आपके पास। ठीक हो गया, ये आपके पास उसके बेसिक 3 अपरेटस में चीज़ें हैं जो उसने यूज़ की हुई हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाती है वर्किंग के एक्सपेरिमेंट में हमारे पास वर्किंग कैसे करती है गोल्ड फॉयल या अल्फ़ा पार्टिकल्स का क्या पर्पज़ है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, दीज आर बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स, दीज स्ट्राइक टू द गोल्ड फॉयल। दिस इज़ द गोल्ड फॉयल विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ सर्टन स्मॉल एटम्स। अब क्या होता है आपके पास कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं या जो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं उन पे हमें पता है कि कौन सा चार्ज है? डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब आपके पास यहाँ से ऑब्जर्व करने को हमें 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं, लाइक दिस वन। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन जो है वो बैकवर्ड में शो कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि हम क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सबसे पहले उसने एक्सप्लेन किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, जो कि यहाँ से एक्सपेरिमेंट में हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट सर्टन एंगल्स, लाइक दिस वन। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास किसी न किसी एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ये भी आपके पास किसी न किसी एंगल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सम वर डिफ्लेक्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ से जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे आपके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इस पार्ट के साथ वो सर्टन अट्रैक्शन शो कर रहे हैं और कोई ना कोई चेंज ऑब्जर्व करने को हमें मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एटम है उस पे यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। इट मे बी आइदर पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। सिमिलरली जब वो इस पार्ट से स्ट्राइक किए हैं तो वो बैकवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि अल्फ़ा पार्टिकल पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। जब वो इस पार्ट से स्ट्राइक किए तो उनमें कोई ना कोई चेंज ऑब्जर्व करने को मिला। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट भी कोई ना कोई चार्ज कैरी कर रहा है। मोस्ट ऑफ द लाइंस जो हैं वो क्या जा रही हैं? स्ट्रेट जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन पार्ट्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने कोई भी अट्रैक्शन जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ शो नहीं की हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। ओके, अब हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन्स हमें क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि एन एटम कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब हमें पता चला कि जो हमारे पास एटम है, ये जो गोल्ड फॉयल के एटम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज लाजमी
प्रेजेंट है और हमने उस पॉजिटिव चार्ज को बेसिकली रदरफोर्ड ने उस पॉजिटिव चार्ज को किस चीज़ का नाम दिया है, न्यूक्लियस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। देयर इज़ आल्सो नेगेटिवली चार्ज पोर्शन विच सराउंड्स द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इसी तरह से एक नेगेटिवली चार्ज पोर्शन है जो सेंटर में न्यूक्लियस है, उसको क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एटम पे दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा वाला आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन केस ऑफ एटम रदरफोर्ड ने यही चीज़ एक्सप्लेन की थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। मीन जो एटम है आपके पास वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा आपके पास, बिकॉज प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों सेम हैं तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। ये बेसिक क्या थे, कंक्लूजन्स थे, लेकिन स्टिल रदरफोर्ड में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थी या डिफेक्ट्स थे या ड्रॉबैक्स थे। अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली एमिट कर रहे होते हैं वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एमिट कर रहे हैं, इसका मतलब कि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज मीन अनटिल इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर वो न्यूक्लियस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपने खुद ही कहा है कि क्या होते हैं, इक्वल, इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारे पास, ठीक हो गया। सेकेंड वन उसका ड्रॉबैक ये था कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, इसका मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रम या ग्राफ आना चाहिए वो कौन सा ग्राफ होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। बट एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो कौन सा स्पेक्ट्रम आ रहा होता है हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड हो रहा होता है। तो दीज टू आर द मेजर डिफेक्ट्स और द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब क्वेश्चन ये राइज होता था कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट या कैसे सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी एक्सप्लेन हुई थी वो आपके पास है, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आपके पास बोहर्स एटॉमिक थ्योरी 1913 में नील बोहर ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक मॉडल। अब मेन पॉइंट्स जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के थे वो आपके पास बेसिक नील बोहर का मर्कज़ ये था कि जो आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो ड्रॉबैक्स आ रहे थे उनको ओवरकम कर लिया जाए, ठीक है। फर्स्ट वन जो इसका पॉइंट था, इसने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन इसने उसमें क्या मॉडिफिकेशन की थी, इन वन ऑफ द फिक्स्ड ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसको फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करना है, अगर सेकंड में है तो उसको सेकंड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करना है, मतलब ऑर्बिट उसने चेंज नहीं करना। ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड, इसलिए हर ऑर्बिट को आप क्या कहते हैं, एक एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो हम उसको कहते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो हम उसको कहेंगे सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। तो आपके पास हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड। अब इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है हमारे पास तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, E1, सेकंड की एनर्जी क्या है, E2, थर्ड की एनर्जी क्या है, E3। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। E1 की एनर्जी को आप E2 नहीं कह सकते और E2 की एनर्जी E3 के इक्वल नहीं हो सकती है, बिकॉज हमने पहले पास्टुलेट में बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया था कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। नेक्स्ट वन जो बोहर का पास्टुलेट था, उसने कहा था कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लाइक रिप्रेजेंटेड बाय R। अगर आपके पास डिस्टेंस R1 है तो एनर्जी क्या होगी, E1। अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है तो एनर्जी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। यही चीज़ हमने एक्सप्लेन की है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, हमने ऊपर कह दिया कि एनर्जी फिक्स्ड रहती है, लेकिन एनर्जी चेंज भी हो सकती है। कब एनर्जी चेंज होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन आपके पास लो लेवल से हाई लेवल में जंप करेगा या हाई लेवल से लो लेवल में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपके पास हाई लेवल से लो लेवल पर, अगर हाई लेवल पे है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फॉर एग्जांपल E2 है, हाई लेवल पे एनर्जी भी हाई होगी। अगर वो जंप करके लो में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E1। इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इसको आप क्या कहते हैं, एनर्जी उसने क्या की है, एमिट कर दी है। When an electron jump from higher orbit to lower orbit, it will emit energy। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड केस में आपके पास क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन आपके पास जंप करता है लो लेवल से हाई लेवल पे, लो लेवल में एनर्जी क्या है, E1, हाई लेवल पे एनर्जी क्या है, E2।
तो जब उसकी एनर्जी 1 से 2 हो रही है, मतलब एनर्जी आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसने सर्टन अमाउंट एनर्जी की क्या की है, एब्जॉर्ब की है। तो देयर आर बेसिक 2 केसेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर और फ्रॉम हायर टू लोअर, देयर इज़ अ सर्टन चेंज इन एनर्जी। इट मे एमिट एनर्जी और इट मे एब्जॉर्ब्स एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर हाई से लो में है तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। अगर लो से हाई में जा रहा है तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, चेंज इन एनर्जी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज, जैसे हमने कहा कि एनर्जी चेंज हो सकती है जब एक इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में जंप करेगा या हाई लेवल से लो लेवल में आएगा आपके पास, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा ई इज बेसिकली इक्वल टू E2 माइनस E1 और E फाइनल माइनस E इनिशियल, मीन हाई वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। E2 माइनस E1 भी लिखा जाता है इसको, और कुछ बुक्स में इसको En माइनस EP भी लिखा जाता है। En इज़ द हायर लेवल एंड EP इज़ द लोअर लेवल। लास्ट जो पास्टुलेट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद सर्टन एंगुलर मोमेंटम। ओके, जो भी चीज़ जिसका सर्टन मैस होता है आपके पास और वो मूव कर रही होती है सर्टन वेलोसिटी से, तो उसका कोई ना कोई आपके पास मोमेंटम होता है। सिंपल मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, mv से। जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मैस भी होता है और इलेक्ट्रॉन सर्टेन वेलोसिटी से रिवॉल्व भी कर रहा है। तो अब उसका एंगुलर मोमेंटम की टर्म हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, mv/r के इक्वल है। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई हमारे पास क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज़ द 2 पाई फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स। वट इज़ एन, एन रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर। अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आपके पास, तो तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1h/2 पाई। अगर सेकंड में रिवॉल्व कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2h/2 पाई। इसी तरह अगर थर्ड में है तो 3h/2 पाई। इसका मतलब ये है कि हर ऑर्बिट के लिए एक एंगुलर मोमेंटम की फिक्स्ड वैल्यू है, और इलेक्ट्रॉन्स तभी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जब उसके लिए सर्टेन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करेगी। अब ये आपके पास क्या है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सिमिलरली जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया था। बिल्कुल इसी तरह से बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उन ड्रॉबैक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर उनके सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे कि उन ड्रॉबैक्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।